हेलो बच्चों, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 5 और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। और आज हम पढ़ने जा रहे हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस पढ़ेंगे आज। एक कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है, नहीं घबराओ नहीं, बहुत मजा आने वाला है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। बस आप कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा टॉपिक, हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस क्या होता है बच्चों? हिस्टेरिसिस एक प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो अब तक आप जानते हैं फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, फेरोमैग्नेटिक के अंदर ये होता है। अब ये क्या होता है ये समझने के लिए आपको एक ग्राफ समझना होगा। हमें समझना होगा I वर्सेस H का कर्व। I वर्सेस H का कर्व समझेंगे हम। H क्या होता है? H होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है ना। H क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेगी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है ये। और I क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन, यानी ये H लगाने पर उस सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ उसका मेजर I है। I से पता चलेगा सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो गया, डाइपोल्स कितने बढ़िया से अलाइन हो गए, वो है मैग्नेटाइजेशन। H मैग्नेटाइज करेगा और I बताएगा कि कितना मैग्नेटाइज हो गया। तो इनका हम एक ग्राफ बनाने जा रहे किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ठीक है, इसी से आज पूरी कहानी हम समझने वाले हैं। हम ग्राफ बनाएंगे I वर्सेस H का। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें ग्राफ B वर्सेस H का है, और HC वर्मा देखोगे तो उसमें I वर्सेस H का है। ठीक है, तो जो बढ़िया किताबें वो I वर्सेस H का ही ग्राफ बनाती हैं। B वर्सेस H भी सेम होता है, लास्ट में उसको समझा देंगे। ठीक है, अभी टेंशन नहीं, I वर्सेस H का ग्राफ हम समझने जा रहे हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे। हमने एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया। ये अभी ये बिल्कुल भी मैग्नेटाइज्ड नहीं है, और इसको एक सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। ये एक सब्सटेंस लिया, इसको हमने सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। अभी सोलेनॉइड में कोई करंट नहीं है, अभी करंट कितना है? 0। सोलेनॉइड में वैसे आप जानते हैं करंट फ्लो कराते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनाते हैं, यही तो काम है इसका। पर अभी करंट 0 है। अच्छा, करंट 0 है तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो भी 0। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कितनी है? 0, क्योंकि करंट 0 तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी 0। अब जब कोई मैग्नेटिक इंटेंसिटी ही नहीं है तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन कितना होगा? 0। शुरू में भी ये अनमैग्नेटाइज्ड है, अभी भी ये I इज इक्वल्स टू 0, यानी अभी भी ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ। तो जो ग्राफ की स्टार्टिंग होगी वो यहां से होगी। जब H की वैल्यू 0 तो I की वैल्यू भी 0। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइंट O। यहां से कहानी शुरू हुई। अब कहानी शुरू होने जा रही, कहानी को ध्यान से समझो। हमने क्या किया, इस सोलेनॉइड में एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो होते ही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनती है सोलेनॉइड में। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड बनी, यानी कि H बना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बनी। और जैसे ही H बनेगा वैसे ही सब्सटेंस मैग्नेटाइज होने लगेगा, यानी I बनने लगेगा। फिर हमने इस करंट को, इसके अंदर जो करंट है उसको इंक्रीज किया। अब आप जितना करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, यानी H उतना ज्यादा। और भाई H जितना ज्यादा I उतना ज्यादा। जितना ज्यादा मैग्नेटाइज करोगे उतना मैग्नेटाइज होगा। तो जैसे जैसे आप H को बढ़ाओगे वैसे वैसे I बढ़ेगा। ये चीज पैरामैग्नेटिक में भी देखी,
पर यहां उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। पैरामैग्नेटिक में ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां भी बढ़ता है पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से नहीं बढ़ता। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने करंट बढ़ाया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ी और जिससे मैग्नेटाइजेशन बढ़ा। तो बढ़ाते 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 कुछ ऐसा कर्व बनकर आया। अब ये कर्व क्या बता रहा हमें? ये कर्व हमको यही बता रहा कि जैसे जैसे h बढ़ रहा वैसे वैसे I बढ़ रहा। समझ में आता है ये? पर यहां पे क्या हुआ? यहां पे अब h बढ़ा रहे हैं तो I कांस्टेंट रह रहा है, यानी एक समय के बाद h बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम कितना भी करंट बढ़ाएं, कितना भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएं, मैग्नेटाइजेशन अब नहीं बढ़ रहा। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए को हम बोलते हैं बच्चों सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? कहां लिखे? यहां लिखते हैं। इस पॉइंट ए को बोलते हैं सैचुरेशन। ये क्या हुआ यार? एक बात बताओ, ये मटेरियल है, इसके अंदर क्या होगा? डाइपोल्स होंगे, एटॉमिक डाइपोल। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एटॉमिक डाइपोल होते हैं या डोमेन वगैरह होती है। आपने करंट बढ़ाया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ी, डोमेन्स अलाइन होना स्टार्ट हुए। आपने करंट और बढ़ाया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और बढ़ी और डोमेन्स अलाइन हुए। आपने और बढ़ाया और डोमेन्स अलाइन हुए। मान लो इसके अंदर 10 करोड़ एटॉमिक डाइपोल है, ऐसे ही ले लिया 10 करोड़, है ना? तो शुरू में 100 हुए, फिर 1 करोड़ हुए, फिर 10 करोड़ हुए। अब इसके बाद आप कितना भी h बढ़ाओ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी भी बढ़ाओ, सारे डाइपोल्स अलाइन हो चुके हैं। अब मैग्नेटाइजेशन थोड़ी ना बढ़ेगा। मैग्नेटाइजेशन तब तक बढ़ा जब तक डाइपोल अलाइन हो रहे थे। पहले 10 हुए, फिर 100 हुए, फिर लाख हुए, फिर करोड़ हुए, 10 करोड़ हो गए। अब बाहर से कितना भी तुम इसको पीटो, वो तो पूरा मैग्नेटाइज हो चुका है। देखो, जैसे कि मान लो हम आपके स्कूल में टीचर हैं मान लेते हैं, चलो, और हम आए, हमने आपको एक बहुत ही गंदा सा जोक सुनाया, बेकार सा जोक, गंदा नहीं गंदा है, बेकार सा जोक सुनाया। आप हंसोगे, भाई मजबूरी होती है, टीचर के जोक पे हंसना पड़ता है। तो मान लो शुरू के 5 बच्चे हंसे, पहले आगे वाले, पीछे वाले अभी भी कह रहे हैं बेकार जोक है। फिर मैंने 2 जोक और सुनाए, वो भी हंसना स्टार्ट किए। फिर मैं पूरी क्लास को देख देख के जोक सुनाना स्टार्ट कर रहा हूँ गंदे गंदे। धीमे धीमे क्या होगा? पूरी क्लास हंसने लगेगी मजबूरी में। अब ये क्या हुआ है? इसके बाद अगर मैं 10-12 जोक और भी सुनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी क्लास हंसना स्टार्ट कर चुकी है। टेबल पीट गया, पीछे के लोग मस्ती भी कर रहे हैं ना, टेबल कस कस के पीटने लग रहे हैं, वो तो मौज होना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग भी करते थे ठीक है, तो बहुमत कहानी में वापस आपस में। अब इसके बाद मैं 10-12 और गंदे जोक सुनाऊं गंदे जोक, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जितने लोगों को हंसना था सब हंस चुके, पूरी क्लास हंस रही है। तो यही कहानी यहाँ भी, सैचुरेशन आ गया, सारे के सारे डाइपोल अलाइन हो गए। अब कितना भी बाहर से आप ढोलक बजाओ, कुछ होना नहीं है, जो होना था वो हो चुका। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है भाई, यहां तक कहानी पहुंची। हमने कहा चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं। अब एक काम, कहानी आज ध्यान से सुनना। अब एक काम करते हैं, करंट को डिक्रीज करते हैं। अब हमने करंट डिक्रीज किया। करंट डिक्रीज करने पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी डिक्रीज होगी, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिक्रीज होगी तो आई भी डिक्रीज होगा, मैग्नेटाइजेशन भी कम होने लगेगा। धीमे 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 करते करते हमने करंट को 0 कर दिया, यानी बाहर की मैग्नेटाइजिंग फील्ड खत्म, तो अंदर का मैग्नेटाइजेशन भी खत्म। तो क्या होगा? ग्राफ वापस ए से ओ पे आ जाएगा। ऐसा हमने सोचा पर ऐसा हुआ नहीं। ग्राफ ऐसे बना, देखो एच कम हो रहा है, कम हो रहा है, आई भी कम हो रहा है, पर ग्राफ कुछ ऐसा बना। एच कम होते 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 यहां पे एच की वैल्यू 0, अरे वाई एक्सिस पे आ गए ना, तो एक्स की वैल्यू 0। एच कम हुआ, एच कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, यहां पे एच 0 पर आई 0 नहीं हुआ, है ना? कुछ मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर आ गया है जो जा नहीं रहा है। कुछ डाइपोल इसके अंदर के ढीढ़ थे जो वापस नहीं गए, एक बार अलाइन हो गए तो वापस नहीं गए। हमने क्या किया? सारे डाइपोल्स को अलाइन किया, फिर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हटाने लगे, करंट कम करने लगे, तो डाइपोल्स भी इधर उधर वापस रैंडम पोजीशन में भागने लगे, या डोमेन्स वापस छोटी होने लगी, पहले ग्रो करती है ना फेरोमैग्नेटिक में, तो वापस इधर उधर जाने लगी। पर कुछ डाइपोल ना बड़े ही जिद्दी थे, बोले अब हम यहां आ गए, अब यहां से वापस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके खून में बसा है मैग्नेटाइज होना। ये खुश है इस तरह से, अरे इसके मैग्नेटाइजेशन को क्यों तोड़ रहे हो? कुछ डाइपोल्स तो गए, कुछ डाइपोल्स ऐसे ही बने हुए हैं, यानी मैग्नेटाइजेशन नहीं खत्म हुआ, भले ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी खत्म कर दी। यानी आप जब इस पॉइंट पे पहुंचे, इसको चलो पॉइंट बी बोलते हैं,
तो बी पॉइंट पे आपने देखा कि H तो 0 है बट I इज नॉट इक्वल टू 0। उसी कहानी में आओ, क्लास में मैंने जोक सुनाना बंद किया, अब क्या होगा? आगे वाले बच्चे शांत हो जाएंगे, वो तो आप जानते हो टीचर के प्यारे होते हैं, जब जोक सुनाया हंसो, जोक नहीं तो सीरियस हो गए। उसके पीछे वाले थोड़ी देर बाद शांत हो गए, पर बैक बेंचर्स यू नो अल्ट्रा लेजेंड, वो तो शांत होंगे नहीं, उनको तो मौका चाहिए था। अब उसके बाद टीचर शांत हो गया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जोक के बाद, वो पीछे वाले हा धाड़ धाड़ एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बेस्ट स्टेज थी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का काम ही है मैग्नेटाइज होना, और बैक बेंचर का काम ही है क्लास को डिस्टर्ब करना। तो वो तो हंसते रहेंगे ना, भले ही मैं जोक सुनाना बंद कर दूं। फील हुआ कि ज्यादातर क्लास तो शांत हो गई, पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो अभी भी धाड़ 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 कर रहे हैं, और वही यहां पे हुआ। ज्यादातर डाइपोल्स तो चले गए, पर कुछ डाइपोल्स ऐसे थे जो अभी भी अलाइन हो रखे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। नोट करें, रिटेंटिविटी, नोट करें, रिटेंटिविटी। इस ओबी पार्ट को एक्चुअल में बोला जाता है रिटेंटिविटी। किसको? ओबी को, रिटेंटिविटी। ये क्या है? ये एक एबिलिटी है किसी सब्सटेंस की, डेफिनेटली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी हैज सीज्ड। मतलब वो जब खत्म हो गया है, जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा दी है, तब भी मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर बचा हुआ है। क्या है? जरा लिख लेते हैं। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन, बचा के रखना, टू रिटेन इट्स magnetism even when magnetizing force, दिखाई पड़ रहा है, even when magnetizing force has ceased to act। ceased to act मतलब लगना बंद कर दिया। क्या ये पार्ट दिखाई पड़ रहा है बोर्ड का? जरा मैं कैमरे में देखूं। जी बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा छोटा हो गया। क्या लिखा है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म, अपनी मैग्नेटिज्म रिटेन किए रहना, टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म, टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स हैज सीज्ड टू एक्ट। इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ये बताता है कोई सब्सटेंस कितना बढ़िया मैग्नेट बन सकता है ना। कुछ कुछ परमानेंट मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी है कि एक बार मैग्नेटाइज हो गए तो मैग्नेटाइज रहेंगे। जिसकी रिटेंटिविटी जितना ज्यादा, वो उतना बढ़िया परमानेंट मैग्नेट। एक बार मैग्नेट बना दिया तो मैग्नेट बने रहेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझते चलो। यहां तक कहानी क्लियर हुई। अब कहानी आगे जाने जा रही। आगे ग्राफ कुछ ऐसा बना, पहले ग्राफ बना दे फिर समझाते हैं। आगे ग्राफ कुछ ऐसा बना, अब समझाते हैं हमने क्या किया। हमने क्या किया कि तुम कैसे नहीं जीरो होगे। हमने आई से कहा तुम कैसे नहीं जीरो होगे। उन्होंने कहा नहीं हम अलाइन रहेंगे। हमने कहा रुको, करंट हमने कितना किया है? जीरो कर दिया है ना, कम कर करके। हमने कहा हम एक काम करते हैं, हम करंट अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। अगर पहले क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। मान लो जैसे पहले क्लॉकवाइज था, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, अब एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। भाई करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे सॉलिनॉइड में तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। पहले करंट ऐसे बहा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, फिर करंट ऐसे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। यानी हमने क्या कहा, हमने इसके साथ जबरदस्ती की। हमने कहा हम अपोजिट करंट लगा के तुमको जीरो करेंगे, है ना। हमने इस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड बंद करके हमने कहा इधर की मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव साइड। अब क्या करोगे? अब वो डाइपोल भी फोर्स होके इधर आएंगे। ठीक है, तो हमने इनके ऊपर जबरदस्ती की। वो पीछे के बच्चे हंसना नहीं बंद कर रहे थे। तो अब मेरे पास एक डस्टर है, जिस डस्टर को मैं हाथ में मार मार के बच्चों को शांत करा सकता हूं। सर मारना मना है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मैं भी आपके स्कूल का टीचर कहाँ हूं सब हाइपोथेटिकल कहानी चल रही। तो अब मेरे पास यही तरीका है कि ये काम जो ऐसे नहीं हो रहा है ना, वही है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब ऐसे काम नहीं चल रहा तो जबरदस्ती करो, अपोजिट फील्ड लगा दो।
करंट मैंने पलट दिया, H नेगेटिव हो गया, अब ये डाइपोल भी फोर्स होकर इधर उधर रैंडम पोजीशन में चले गए। यानी मैंने कुछ नेगेटिव H, देखो H की वैल्यू यहां से किधर आने लगी, ये किस तरफ आ रहे हो बच्चों, ये किस तरफ आ रहे हो, नेगेटिव H में। हमने H जब नेगेटिव लगाया 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 तो किसी C पॉइंट पे आके I की वैल्यू अब 0 हो रही, जबकि I को यहीं 0 होना चाहिए था, B पे नहीं हुआ। एक्चुअली बी पॉइंट यहां आना चाहिए, अगर हम सोचें कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो, जैसे हुआ था वैसे वापस, पर नहीं हुआ। जब हमने H को 0 किया तो I 0 नहीं हुआ, जब हमने H को नेगेटिव किया अब 0 हुआ। ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों O से C तक की, ये जो है O से C तक, इसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। ये मैं डाल लूं, मैं लिखूं और बातें नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज नोट, ओके। तो हमने क्या किया, हमने देखा पॉइंट सी, अब हम पॉइंट सी पे पहुंचे। पॉइंट सी पे क्या हुआ कि H कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लिया है, सी पे H की कुछ नेगेटिव वैल्यू है, और अब जाकर I 0 हुआ। इसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या होता है कि कितनी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है I को 0 करने के लिए, कितना आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाना पड़ेगा किसी सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करने के लिए। यहां पे आके I क्या हुआ, 0, I 0 मतलब वापस डीमैग्नेटाइज। तो कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स भी कहते हैं इसको, कई लोग क्या बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स। फोर्स नहीं असल में, मतलब फील के लिए कि कितनी एक्स्ट्रा फोर्स लगाया। इट इज द amount of magnetic intensity required to demagnetize a material, ठीक है, मटीरियल। और सिंपल भाषा में समझो तो कितना नेगेटिव H चाहिए टू मेक I 0। सिंपल भाषा में समझो तो नेगेटिव H रिक्वायर्ड टू मेक I 0। ये कहानी हुई। इसके आगे क्या ग्राफ है, अब यही ग्राफ पीछे की तरफ बना दिया। मतलब अब हमने क्या किया कि जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, अपोजिट करंट, उसको बढ़ाया। उसको बढ़ाएंगे तो इस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई। यहां तक कहानी समझे, कोर्सिविटी समझ रहे हो, मतलब कोर्सिविटी भी मटेरियल की जिद ही बता रहा है, ये भी मटेरियल की जिद बता रहा है कि कितनी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड तुमको लगानी पड़ेगी हमको वापस डीमैग्नेटाइज करने के लिए, कितने डस्टर पीछे जाके मारने पड़ेंगे इनको शांत कराने के लिए। बहुत बदमाश बच्चे हुए तो बहुत मारना पड़ेगा, थोड़े बदमाश हुए तो कम मारने में काम बनेगा। मैं बच्चों को नहीं मारता हूँ, नहीं मारती, हाँ नहीं बोलूंगा, सबूत थोड़ी ना छोड़ूंगा। हाँ, तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो वापस आते हैं, तो कोर्सिविटी कितना एक्स्ट्रा H लगाएं कि I वापस 0 हो जाए। फिर कहानी आगे बढ़ रही। अब क्या किया, अब अपोजिट डायरेक्शन का करंट बढ़ाया, इस तरफ का H बढ़ा, तो डाइपोल्स वापस इधर अलाइन हुए। मार पीट के मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, इस बार स्ट्रिक्ट हो गए, अब सब पढ़ने बैठ गए, सबका डायरेक्शन चेंज हो गया, जिंदगी चेंज हो गई। तो अब सारे डाइपोल इस तरफ अलाइन होने लगे, और होते 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 फिर क्या आ गया, सैचुरेशन। इस तरफ सैचुरेशन, जितने डाइपोल्स थे सबके सब अलाइन हो गए। लेट अस से दिस इज अ पॉइंट डी। डी पे फिर से क्या आ गया, सैचुरेशन। मुझे फिर से लिखना पड़ेगा क्या ये सब, अब तो क्लियर है आपको। डी पे फिर से सैचुरेशन, पूरा ग्राफ यहीं तक है कहानी, इसके बाद तो रिपीट हो रहा। कोर्सिविटी क्या है, ये रीजन OC, कोर्सिविटी इज OC। उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में H बढ़ा या I बढ़ा, देखो H बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, दोनों नेगेटिव में, H भी इधर है, अब I भी इधर है। होते होते फिर से सैचुरेशन। फिर आगे ग्राफ कैसे बना, फिर से H हमने डिक्रीज किया, H 0 हो गया, I 0 नहीं हुआ। इधर वाला करंट हमने फिर 0 किया, H 0 हो गया, डाइपोल सारे इधर आ गए। कुछ डाइपोल फिर जिद्दी करके इधर, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, पर आगे के जो मग्गू थे वो अभी भी पढ़े जा रहे हैं। और पढ़ाओ सर, होते नहीं है सर, पढ़ा दीजिए। जब टीचर पूछता है आज पढ़ा दे क्या, ये वाला लास्ट में क्लास खत्म करते वक्त हम लोग भी कोचिंग पूछते थे ये भी पढ़ा दे, तो पूरी क्लास चिल्लाती है नो, सारे डाइपोल्स आ गए वापस।
बट कुछ होते हैं आगे वाले यस सर टिके हुए हैं। ठीक है, तो फिर से कुछ डाइपोल्स जिद्दी थे जो वापस पोजीशन पे नहीं आए। यहाँ पे फिर क्या हो गया, यहाँ पे H0 है, I0 नहीं है। ये चीज फिर क्या दिखा रही, रिटेंटिविटी इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे फिर H0 करंट 0, मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, फिर भी कुछ डाइपोल अपनी जिद्द में इस तरफ बने हुए हैं। अब इन डाइपोल्स को जो बने हुए हैं, इन डाइपोल्स को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट फिर इस डायरेक्शन में लगाया, H इस डायरेक्शन बढ़ाया और बढ़ाते 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 यहां पहुंचे, बढ़ाते 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 आप यहां पहुंचे। ये क्या हुआ, यहां पे आके लेट अस से दिस इज अ पॉइंट F, इतनी एक्स्ट्रा H लगाई पॉजिटिव में, तो जो इस तरफ के जिद्दी डाइपोल थे वो भी टूट गए और फिर से सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो गया। फिर आगे ग्राफ देखोगे, हमने H को और बढ़ाया, फिर से I बढ़ा और आप यहां पहुंचे A पे। तो ये पूरी कहानी होती है हिस्टेरिसिस लूप की, हिस्टेरिसिस लूप की। नोट करें, फिर और आगे समझाते हैं कि हिस्टेरिसिस क्या है। कहानी समझ में आई है, इसको नोट करें। जब भी ये कहानी भूल जाओ तो इस वीडियो को एक बार इंटू 2 की स्पीड में देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ, पहले आपने H बढ़ाया, I बढ़ा बढ़ा बढ़ा, सैचुरेशन सारे डाइपोल अलाइन हो गए। H कम किया, हमको लगा I भी कम हो जाएगा, नहीं हुआ, कुछ डाइपोल जिद्दी थे, I को 0 नहीं होने दिए, हमको नेगेटिव H लगाना पड़ा, तब I 0 हुआ। फिर हमने क्या किया, H को फिर नेगेटिव में बढ़ाया, फिर I बढ़ा 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 बढ़ा, फिर सैचुरेशन आ गया, फिर H को कम किया कम किया कम किया, H 0 हुआ, I 0 नहीं, कुछ इस तरफ टिके थे, तो H को पॉजिटिव में फिर बढ़ाया, इतना एक्स्ट्रा H लगाने पे I फिर से यहाँ पे 0 हो गया, फिर H को पॉजिटिव में बढ़ाया, I बढ़ा, फिर सैचुरेशन, और ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जब H 0 करने पे I 0 नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या, कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म even when magnetizing force has ceased to act। मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब H को बोलते हैं कि वो cease to act कर दे। और ये क्या है C, जब हमने B से C चले H को नेगेटिव लगाना पड़ा, किस लिए, ये जो बचे हुए थे उनको जीरो करने के लिए। क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल। ये मैं डाल लू मैं, चलिए आपने सब नोट कर लिया। तो इस पूरी कहानी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप। लूप कैसा है, पहले सब्सटेंस कैसा था, यहां से चलते हैं, ए से, ओ से नहीं चलेंगे, ए से। लूप है हमारा ए से बी से सी से डी से ई से एफ से वापस ए, ए से बी से सी से डी से ई से एफ से ए तक। ए पे सब्सटेंस कैसा है, मैग्नेटाइज्ड है, ए पे मैग्नेटाइज्ड हो गया है। बी पे क्या हुआ, कच्छो ना हुआ, बी पे आते आते H 0 हुआ पर I 0 नहीं। सी पे क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज हो गया, डीमैग्नेटाइज्ड। फिर क्या हुआ, सी से फिर डी पे क्या हुआ, फिर मैग्नेटाइज्ड हो गया बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटाइज्ड बट किसमें, इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस तरफ पहले नॉर्थ था उस तरफ अब साउथ आ गया। फिर डी से आपने H को कम किया पर I अभी 0 नहीं हुआ, यहां आके I 0 हुआ, यानी फाइनली ये F पे, कहां पे, F पे फिर से क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज। फिर आपने क्या किया, डीमैग्नेटाइज। देखो पूरी कहानी क्लियर हो रही है, मजा आ रहा है, डीमैग्नेटाइज। फिर आपने क्या किया, फिर पॉजिटिव में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वापस मैग्नेटाइज। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ये कहां से चले, ए पॉइंट, डीमैग्नेटाइज कहां पे हुआ, सी पे, फिर से मैग्नेटाइज कहां पे हुआ, डी पे, और फिर से डीमैग्नेटाइज कहां पे हुआ, एफ पे। तो इस पूरे लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। नोट कर लो, फिर बताएं कि हिस्टेरिसिस क्या होता है। नोट कर ले, पहले छाप ले, इतना छाप ले, पॉज करके नोट करें, पॉज करके, हो गया, ओके। तो व्हाट इज हिस्टेरिसिस, व्हाट इज हिस्टेरिसिस,
बच्चों हिस्टेरिसिस का मतलब है, लूप तो समझ गए, लूप तो समझ गए, लूप क्या है, मैग्नेटाइजेशन से डीमैग्नेटाइजेशन, सॉरी, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन। ए पे मैग्नेटाइज्ड है, सी पे डीमैग्नेटाइज्ड, डी पे फिर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, एफ पे फिर डीमैग्नेटाइज्ड, आई जीरो हो गया, और ए पे फिर मैग्नेटाइज्ड। हिस्टेरिसिस होता है बच्चों लैगिंग बिहाइंड, हिस्टेरिसिस का मतलब है लैगिंग बिहाइंड। अगर आप ग्राफ ध्यान से देखो तो I इज लैगिंग बिहाइंड H, यहां देखो H बढ़ा I बढ़ा, H बढ़ा I बढ़ा, इसके बाद H तो घटा पर I पूरी तरह से नहीं घटा। B पे आके क्या हुआ, B पे आके क्या हुआ, H तो जीरो हो गया बट I जीरो नहीं हुआ, रिटेंटिविटी, यानी I H के पीछे पीछे चल रहा है। फिर H जब नेगेटिव में गया तब जाके I जीरो हुआ। तो लैगिंग बिहाइंड समझ में आ रहा है, लैगिंग बिहाइंड समझ में आ रहा है कि पहले H बढ़ा तो I बढ़ा, फिर H जीरो हुआ पर I अभी पीछे है, I अभी जीरो नहीं हुआ, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है I की यहाँ पे, फिर H नेगेटिव में आया तब I जीरो। सो व्हाट इज लैगिंग बिहाइंड, I क्या है, मैग्नेटाइजेशन इज लैगिंग बिहाइंड H मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस ग्राफ की खास बात बच्चों ये भी है कि फॉर unique value of H, I is not unique, लिख लो समझो, for unique value of H, I is not unique, लिख लो बता रहे। देखो मान लो हम H की ये वैल्यू चूज करें, या मान लो हम H की ये वैल्यू चूज करें। H किस में होता है, एम्पियर पर मीटर, मान लो H की 500 एम्पियर पर मीटर वैल्यू। H की इस वैल्यू के लिए I की कई वैल्यूज हैं, ध्यान से देखो, H की इस वैल्यू के लिए I की ये वैल्यू भी है, I की ये वैल्यू भी है, I की ये वैल्यू भी है। H की सेम वैल्यू के लिए I की वैल्यू अलग अलग है। मतलब आपसे कोई बोल दे कि ये आपके हाथ में आयरन है, विच इज फेरोमैग्नेटिक, आयरन दे दिया और बोला इस टाइम मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने 500 एम्पियर पर मीटर लगा रखी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आपसे कहे आई कितना है, बता पाओगे? नहीं ना, इसीलिए बोल रहे हैं आई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। भाई पैरामैग्नेटिक में आसान था, फील आ रहा है, इसको ना लोग बहुत तेजी से भागते हैं, इसको समझो। पैरामैग्नेटिक में क्या होता था, आई इज इक्वल्स टू जीटा एच। फेरोमैग्नेटिक में होता बहुत छोटी वैल्यू, इसलिए सिर्फ यहां तक, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में I is equals to जीटा एच। अगर जीटा की वैल्यू पता है, सस्पेक्टिबिलिटी, हम आपसे बोले कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमने 500 लगाई तो I की वैल्यू फिक्स हो गई कि नहीं। यानी आपको हम कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, हम आपसे कहते हैं हमने उस पे H ये लगाया, ऑक्सीजन के लिए आपको जीटा पता है, तो आप I की वैल्यू डेफिनेटली बता सकते थे कितनी होगी। यानी फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ H, I इज यूनिक इन पैरामैग्नेटिक, बट फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं है, यहां तो सिस्टम ही खराब है। H की इस वैल्यू के लिए I की वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है। किस पे डिपेंड कर रही है I की वैल्यू? इस बात पे कि कौन सी साइकिल में कौन सा पार्ट चल रहा है, अभी सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो रहा है कि अभी सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है। यानी I डिपेंड्स, ये लाइन आपको किताब में मिलेगी, I डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ सैंपल। मतलब हमें ये तो बताओ कि अभी जस्ट इसके पहले हुआ क्या है, जिस टाइम पे आपने H की वैल्यू दी, इसके जस्ट पहले हुआ क्या है, इसके पहले सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा था या डीमैग्नेटाइज। अगर कोई कहता है अभी सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है तो आप कहोगे I की वैल्यू ये है। कोई कहे सब्सटेंस इस टाइम डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो आप बोलोगे I की वैल्यू ये है। यानी I डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ सैंपल, I इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। यू विल से I इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। नोट करें, हिस्टेरिसिस लैगिंग बिहाइंड, I इज लैगिंग बिहाइंड H। क्या हम आपको H की वैल्यू दे दें तो आप I की वैल्यू बता सकते हो? कोई गारंटी नहीं। हमने कहा H की वैल्यू मान लो -200 है और बताओ I की वैल्यू, तो I की वैल्यू ये भी है, I की वैल्यू ये भी है, ये वाली I की वैल्यू भी है, ये भी है। डिपेंड करेगा हिस्ट्री ऑफ सैंपल पे कि जस्ट पहले क्या हुआ है, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा या डीमैग्नेटाइज हो रहा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, नोट करें, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। एक सवाल और इससे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लें फिर बताएं, फिर एप्लीकेशन पे चलेंगे। नोट कर लिया? मिटा रहे इसको, छाप लें पॉज करके। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और क्या बनता है, ये समझ में आया? I is not directly proportional to H, instead I depends upon history of sample। हाँ, अब एक और सवाल क्या बनता है, देखो जब ये मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज हुआ यहां, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज हुआ, इस कंप्लीट साइकिल में क्या एनर्जी कंजर्व्ड है? थोड़ी सी केमिस्ट्री आनी चाहिए, फिजिक्स से भी चल जाएगा काम। एनर्जी कंजर्व रहती है रिवर्सिबल प्रोसेसेस में। क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? भाई रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो जिस पाथ से जाए उसी पाथ से वापस आए। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पाथ डिपेंडेंट है कहानी, यानी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कुछ एनर्जी हर बार बर्बाद हो रही है, देखो H लगाया I बढ़ा, H घटाया I नहीं घटा, रिटेंशन। फिर H नेगेटिव लगा के I घटाना, कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है डीमैग्नेटाइज, ये कोर्सिविटी, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू मेक इट जीरो। पहले वो शांति से बैठे थे, हमने H दिया I बन गया, हमने कहा सही है H हटाएंगे I हट जाएगा, कंजर्व एनर्जी। ऐसा हुआ नहीं, कुछ बचे रहे, यानी यहां एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं? अरे वैलिड है, एनर्जी चली गई क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेना में, इन डाइपोल्स को अलाइन करने में वैलिड है। ये मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है, ठीक है। बट इसमें एनर्जी कंजर्व इसमें नहीं है, कुछ हीट में जा रही, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स में जा रही, कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है, कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है इन ईच साइकिल। देखो मैं क्लियर बता सकता हूं कि एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं, इरिवर्सिबल है, सेम पाथ से वापस नहीं आ रहा। इन ईच साइकिल सम एनर्जी इज वेस्टेड। अब कैसे पता लगेगा कितनी एनर्जी वेस्टेड है? इसका एरिया जितना ज्यादा, इसका एरिया जितना ज्यादा, एनर्जी उतनी ज्यादा वेस्टेड। एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, is directly proportional, is not equal to, is directly proportional to energy wasted per unit volume, energy wasted per unit volume of material in each cycle of magnetization, demagnetization, magnetization in opposite direction, demagnetization and again magnetization। यहां से यहां डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, इस पूरी साइकिल को करने में, यानी एक बार सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड है, उसको डीमैग्नेटाइज किया, अपोजिट साइड में मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया और वापस फिर से मैग्नेटाइज। यहां से चले थे डीमैग्नेटाइज, अपोजिट मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, वापस मैग्नेटाइज। हमको लग रहा था ऐसा करने में जितनी एनर्जी गई है उतनी एनर्जी वापस आ जानी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं, हमेशा एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी लग रही है। सो एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। इसका एरिया जितना बड़ा एनर्जी उतनी वेस्ट होगी। नोट करें इतनी बातें, फिर चलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। नोट करें, हाँ किताब में इसी की जगह B वर्सेस H कर्व होता है, बता दें, अब तो हम एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। B वर्सेस H, B क्या होता है? B होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, B होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। हमने I का ग्राफ बनाया, I क्या है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ, B होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट क्या होता है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ प्लस बाहर की फील्ड। अरे भाई B कैसे निकालते थे हम? B निकालते थे B इज प्रोपोर्शनल टू I प्लस H। तो अगर I का ये ग्राफ बन रहा है तो B का भी तो ही बनेगा। H तो भाई एक क्वांटिटी है ही साथ, नहीं समझे? एक तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐड होती है और अंदर भी मैग्नेटाइज होता
तो बी दोनों को मिलाकर होता है, तो बी वर्सेस एच कर्व भी सेम बनता है। क्लियर हो गई बात? बी क्या है कि टोटल कितना मैग्नेटाइजेशन है, आई कितना मैग्नेटाइजेशन एच की वजह से है, और साथ में एच भी ऐड होता है तब टोटल मैग्नेटाइजेशन। बोलो समझ में? एक बाहर से सपोर्ट भी कर रहा है, बाहर के सपोर्ट की वजह से अंदर मैग्नेटाइज हुआ, तो हमने वो ग्राफ बनाया। और जो एनसीईआरटी में ग्राफ है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, कि एक तो अंदर वाला एक बाहर वाला भी अपनी फील्ड इसको दे रहा है एज इट इज। एक तो अंदर वाले को मोटिवेट कर रहा है तुम भी मैग्नेट बनो, और एक अपना भी ऐड करता है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी होती है मटेरियल के अंदर, आई नहीं। इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी फिजिक्स वाला। इसका लेक्चर नंबर 3 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। ठीक है, सेम ग्राफ बनता है बीएच का। नोट कर लिया? एरिया ऑफ लूप जितना ज्यादा, एक साइकिल में उतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट। अब मैं यहां पे दो ग्राफ बनाऊंगा, दो हिस्टेरिसिस लूप बनाऊंगा। हिस्टेरिसिस मतलब लैगिंग बिहाइंड, आई इज लैगिंग बिहाइंड एच। अब मैं दो हिस्टेरिसिस लूप बना रहा हूं, एक स्टील का होगा, एक सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बनाया गया। ठीक है, ये वाला है स्टील का और ये वाला है सॉफ्ट आयरन का। स्टील वाला थोड़ा मोटा है, उसमें एनर्जी वेस्ट ज्यादा हो रही, सॉफ्ट आयरन का थोड़ा पतला है, इसमें एनर्जी वेस्ट कम। अब आपको सवालों का जवाब देना है। पहला सवाल, विच मटीरियल इज, ध्यान दो यहां सवाल आते हैं एग्जाम में, बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट। अगर आपको कहीं लाइफ में परमानेंट मैग्नेट का रिक्वायरमेंट है तो इन दोनों में से कौन सा मटेरियल बेटर होगा? सोच के बताओ कौन सा मटेरियल होगा, कौन सा मटेरियल। देखो इसमें थोड़ा लॉजिक है, इसमें कई लोग गलत बता देते हैं, इसमें ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में एकदम एग्जैक्ट लाइन लिखी है, इसमें कई लोग गलत पढ़े होंगे, ध्यान से देखना। अच्छा पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। पहली चीज, परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए इट शुड हैव, एक परमानेंट मैग्नेट के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना? एक प्यारी बहू बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर फिर आगे आप शादी ब्याह पे। हाँ, तो इट शुड हैव, पहली चीज, हाई रिटेंटिविटी, कि भाई वो अपनी मैग्नेटिज्म को होल्ड किया रहे, भले ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड हट जाए। रिटेंटिविटी बड़ी होनी चाहिए। इन दोनों में से रिटेंटिविटी किसकी बड़ी है? यहीं पे गलत हो जाता है, लोग स्टील की गलत बता देते हैं। नहीं, सॉफ्ट आयरन की थोड़ी सी बड़ी होती है, सॉफ्ट आयरन की थोड़ी सी बड़ी होती है स्टील से। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। रुक जाओ, अभी और फैक्टर है। हाई कोर्सिविटी, हाई कोर्सिविटी मतलब ये क्या था? कोर्सिविटी क्या था? भूलो नहीं। कोर्सिविटी क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज। तो ये भी क्या हो? हाई हो। मतलब मान लो कोई परमानेंट मैग्नेट है, रूम पे छोड़ा आपने और टेम्परेचर रूम का बढ़ गया, रूम का टेम्परेचर बढ़ गया तो वो भाई टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता है डाइपोल हिलने मिलने लगते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं डाइपोल, तो उनका अलाइनमेंट खराब होगा और डीमैग्नेटाइज होगा, है ना? तो आपको डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, कोर्सिविटी बचाता है डीमैग्नेटाइज होने से। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। रिटेंटिविटी की रिटेन कर रखा है जब मैग्नेटिक फील्ड हट गई, बचा के रखा जब तक मैग्नेटिक फील्ड हट गई, और कोर्सिविटी बचाता है जब अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लग जाए तो जीरो होने से मैग्नेटाइजेशन। तो मान लो तुमने नहीं लगाई अपोजिट फील्ड, कोई परमानेंट मैग्नेट रखा और रूम का टेम्परेचर ज्यादा या कहीं आग वाग में पड़ गया, गर्मी में चला गया कहीं, तो आप क्या चाहोगे? वो डीमैग्नेटाइज होगी। आप चाहोगे वो होल्ड करके रखे मैग्नेटिज्म को, भले ही एक एक्सटर्नल फैक्टर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो इस पे एक्ट करे, टेम्परेचर हो, मिस हैंडलिंग हो, हैमरिंग हो, उसको ही बचाए, है ना? कि कोई तोड़ फोड़ के उसको डीमैग्नेटाइज करे तब भी डीमैग्नेटाइज। एक तो ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिज्म बचा के रखे, ढेर सारी बचा के रखे। एक बार मैग्नेटाइज किया उसको और उसके बाद एक बार मैग्नेटाइज करने के बाद
चले गए हम, तो मैग्नेटाइज है, ये तो बात तो होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि कोई उसको तोड़ के डीमैग्नेटाइज करना चाहे तो भी वो मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, कोर्सिविटी समझ में आ रहा है, बचा के रखना मैग्नेटिज्म को, जब कोई तोड़ना चाहे उसको जीरो होने से बचाना। और ये जब एक्सटर्नल फैक्टर हो जाए तो कितनी मैग्नेटिज्म बची, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, तो ये भी ज्यादा होना चाहिए। इस चीज में स्टील जीत गया सॉफ्ट आयरन से, इस चीज में स्टील जीत गया सॉफ्ट आयरन से। तीसरी चीज क्या होगी बच्चों, तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज क्या होगी, लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। इससे क्या फायदा होगा भाई, जितना लार्ज एरिया होगा मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज करने में उतनी एनर्जी वेस्ट होगी। इसमें देखो मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज आराम से है ना, इसको हमने 10 जूल दिया, हो गया काम, चलो खत्म। इसको हम लोग 10 जूल दे रहे हैं, भाग, इतने में हम डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे, समझ लो, जिद्दी मटेरियल, इसका एरिया ज्यादा, यह मोटा। What is the area of hysteresis loop represent? It is proportional to amount of energy required to magnetize से demagnetize से magnetize से demagnétize करना और वापस magnetize एक साइकिल के लिए। तो इसको पूरा खेल खेलने में यानी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, मतलब इसको बार बार चेंज करने के लिए बहुत एनर्जी। इसको मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं है और इसको बहुत आसान है। अब बताओ ओवरऑल कौन जीता, ओवरऑल स्टील जीता बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। क्लियर है? सो दो सॉफ्ट आयरन has a bit large retentivity than steel, yet due to other factors which dominate, yet due to other factors in which ऐसे लिखो, in which other factors due to other factors in which soft iron is far behind, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ही जीत पाया, बहुत ज्यादा नहीं। देखो इसकी ये है रिटेंटिविटी इतनी और इसकी रिटेंटिविटी ये है, भले ही डायग्राम में थोड़ा इधर आपको दिख रहा हो, इसकी थोड़ी सी इससे ज्यादा है, पर कोर्सिविटी देखो इसकी ज्यादा, इसकी कोर्सिविटी बहुत कम, एरिया ऑफ लूप देखो उसका बहुत ज्यादा, इसका बहुत कम। तो इन दोनों फैक्टर में ये बहुत लीड से जीत जाता है और इसमें थोड़ा सा आता है। इसी में कई लोग गलत पढ़ाते हैं और गलत पढ़ लेते हैं कि रिटेंटिविटी स्टील की ज्यादा, ऐसा नहीं है, नोट करिए। हेंस स्टील इज अ बेटर चॉइस, ठीक है। बाकी अंग्रेजी आप और अच्छी लिख सकते हो। एक और चीज होती है हाई परमिएबिलिटी, की परमिएबिलिटी ज्यादा हो, परमिएबिलिटी ज्यादा हो कि अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स को परमिट करे बाहर की, वो भी स्टील की भी अच्छी है, सॉफ्ट आयरन की, स्टील की बहुत ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। हाई परमिएबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी, उसमें भी स्टील जीत जाता है। सॉफ्ट आयरन की भी अच्छी है बाकी मटेरियल से कंपेयर करते। ये एक्चुअल में होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हार्ड वो होते हैं जो मैग्नेटिज्म लूज नहीं करते और सॉफ्ट वो होते हैं जो मैग्नेटिज्म लूज कर जाते हैं। मिटा रहे? ओके। विच मटेरियल इज बेटर फॉर, विच मटेरियल इज बेटर फॉर यूज इन, बेटर फॉर यूज इन कॉइल ऑफ जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब बताओ, अब यार कॉइल ऑफ जनरेटर में या ट्रांसफॉर्मर में यहां आपको ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए होता है जो करंट आने पे मैग्नेटाइज हो जाए और करंट के जाने पे डीमैग्नेटाइज हो जाए और करंट के पलटने पे अपोजिट डायरेक्शन में फिर मैग्नेटाइज हो जाए, है ना। यानी आपको टेम्परेरी मैग्नेट की तलाश है, तो इसके लिए इट शुड हैव इन कॉइल ऑफ जनरेटर और कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब
कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए आपको लो रेजिस्टेंस भी चाहिए होगा, तो वो भी हम लोग एडी करंट में थोड़ी चीजें और पढ़ेंगे। इट शुड हैव फर्स्ट लो रिटेंटिविटी, कि एक बार करंट बंद किया, एक्सटर्नल फैक्टर बंद किया तो मैग्नेटिज्म बंद हो जाए, तब ना मैग्नेटाइज है। दूसरी चीज लो कोर्सिविटी, है ना, कि थोड़ी सी अपोजिट फील्ड लगाए तुरंत डीमैग्नेटाइज, थोड़ा बहुत तो उसमें रहेगी मैग्नेटाइजेशन, पर थोड़ी सी अपोजिट फील्ड लगाई, थोड़ा सा अपोजिट करे तुरंत डीमैग्नेटाइज। और तीसरा स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। भाई आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि हर बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की जो पूरी साइकिल हो रही है उसमें एनर्जी खूब वेस्ट हो, फायदा क्या? फिर फायदा क्या? हमारा आधा ज्यादा एफिशिएंसी तो यही खराब हो जाएगा, बार बार मैग्नेट को मैग्नेटाइज इसी में एनर्जी बर्बाद किए जा रहे हैं, काम तो हमारा हो ही नहीं रहा। हम तो चाहते हैं कि मैग्नेट में हम करंट लगाएं, मैग्नेटाइज हो, करंट बंद करें, डीमैग्नेटाइज हो, करंट अपोजिट करें, मैग्नेटाइज हो, करंट बंद करें, डीमैग्नेटाइज हो। हम नहीं चाहते एनर्जी खाए इस प्रोसेस में। तो ऐसा जब रिक्वायरमेंट होगा, देन विच इज अ बेटर चॉइस? डेफिनेटली सॉफ्ट आयरन इज बेटर चॉइस। अब एग्जाम में देख लेना तुमसे क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली। अब हो सकता हो किसी दिन आपको सीधा यही पूछ ले, रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा? तो याद रखना रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की थोड़ी सी ज्यादा, बट कोर्सिविटी इसकी बहुत ज्यादा, एरिया ऑफ लूप इसका इससे बहुत ज्यादा स्टील का। क्लियर है? स्टील का कोर्सिविटी बहुत ज्यादा, एरिया ऑफ लूप ज्यादा, और रिटेंटिविटी इसकी थोड़ी सी ज्यादा। परमानेंट मैग्नेट स्टील, टेम्परेरी मैग्नेट या कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, कॉइल ऑफ जनरेटर, कॉइल ऑफ मोटर, कहीं पे भी लगाना है तो सॉफ्ट आयरन, कहीं पे भी। गैल्वेनोमीटर में हमको रखना पड़ता है, आपने देखा था, वहां पे भी हम क्या करते हैं, लूप बनाते हैं ना करंट का, कॉइल जो बनाते हैं, तो उसके अंदर भी सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं कि करंट आने पे मैग्नेटाइज हो, जाने पे डीमैग्नेटाइज हो। है दोनों फेरोमैग्नेटिक, ये नहीं कि इसको तुम समझ लो भाग देगा, ये भी बहुत बढ़िया फेरोमैग्नेटिक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये भी पकड़ के अपने अंदर से पास कराता है। बट जब कंपेयर करोगे दोनों को तो स्टील इज अ बेटर परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेटाइजेशन पकड़ते दोनों तेजी से है, ये छोड़ता नहीं है, ये छोड़ भी देता है तुरंत और फिर से तुरंत पकड़ लेता है। क्लियर है? तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, और यहां पे मैग्नेटिज्म मैटर भी होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।